challenges का सामना करना पड़ा? लोग आपको खाने के लिए तैयार हैं। Are you expecting that? लोग जो बाहर आ रहे थे कंटेस्टेंट, वो कह रहे थे यार जिसने 1 करोड़ रुपए मांगे हैं उसको तबीयत से उन्होंने जलील किया और बाहर निकाल दिया है। जिसकी वजह से छोटे बिजनेस ग्रो नहीं कर पाते. बैंक मैं समझता हूँ सिर्फ उसको पैसे देता है जिसको ज़रूरत नहीं होती। So how you exactly make it possible? हर एक की बस की बात नहीं है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट कर रही है. हर सेक्टर में नहीं। 70 साल से एक आज़ाद मुल्क है, अपनी नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रही. क़यामत तक अनएक्सप्लोर्ड रह जाएंगे, कोई देखेगा ही नहीं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। पाकिस्तान के रेगुलेटर ने आपको कितना असेस किया और कितना नहीं किया? पाकिस्तानी रेगुलेटर से बहुत लोहे के चने चिपवाए हैं, कुछ लेना देना पड़ता है. कह सकते हैं। रेगुलेटरी कोई नियत है इसको एडजस्ट करने की. बाबे बैठे हुए हैं, बाबों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस माहौल के अंदर आपको लगता है कि कोई और बिजनेस आ सकता है? मैं ये समझता हूँ कि आँख बंद करें कबूतर बन जाए। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर इंटरनेशनल मार्केट्स में सर्वाइव कर पाएगा? इंडस्ट्रियल ग्रोथ मैं नहीं समझता फीजिबल है विद कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान शार्क टैंक एक स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नैशकास्ट. आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो अपने सेफ और स्टेबल करियर को छोड़कर एक नए सफ़र का इंतखाब करते हैं. वो रास्ता जो मुश्किलें लाता है लेकिन साथ ही नए अपॉर्चुनिटीज से भरी एक नई दुनिया के दरवाजे भी खोलता है. क्या पाकिस्तान का स्टार्टअप इकोसिस्टम रेडी है ऐसे बोल्ड एंटरप्रेन्योर्स के लिए? और किस तरह इंसान का एक्सपीरियंस और पैशन उसे एक ग्लोबल मार्केट प्लेस में ले जा सकता है? हमारे गेस्ट सैयद बिलाल की कहानी इन्हीं सवालों का जवाब है. उन्होंने एक सरकारी नौकरी को छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप को चूज़ किया, लेकिन क्या ये फैसला आसान था? विद नो प्रायर एक्सपोजर, लिमिटेड रिसोर्सेज और पाकिस्तान के चैलेंजिंग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में उन्होंने कैसे अपनी जगह बनाई और 1.5 बिलियन पीकेआर की फंडिंग शार्क टैंक पाकिस्तान जैसे प्लेटफॉर्म पर सिक्योर करने में कैसे कामयाब हुए? पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का क्या पोटेंशियल है और क्या हमारी सोसाइटी में एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की कमी हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही? सैयद बिलाल का सफ़र सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर की कहानी नहीं बल्कि एक सोच, एक विजन, एक इंस्पिरेशन है जो पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का पोटेंशियल दिखाती है. So grab your cup of chai and join us in this engaging conversation as we dive into his remarkable journey. ओनली ऑन टुडेज़ एपिसोड. अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए आज टाइम निकाला, हमें इस पॉडकास्ट पे ज्वाइन किया. वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, सफ़र आपने शुरू करा PwC से, फिर वहाँ से आप पहुँचे गवर्नमेंट जॉब पे और गवर्नमेंट जॉब छोड़ के कारोबार शुरू किया. ये सफ़र कैसा रहा आपका? ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्चुअली स्टोरी है। जब मेरी आर्टिकलशिप ख़त्म हुई PwC से, तो फिर मेरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब लग गई फाइनेंस डिवीज़न में, और आई वॉज वर्किंग देयर फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर. देन आफ्टर दैट आई हैड सम कुछ मेरे पास पिछले साल मेरे कुछ मुश्किल गुजरे थे, तो आई वांटेड टू टेक अ ब्रेक एंड आई वांटेड टू ट्रैवल. तो मैं चाइना गया हुआ था. आई वॉज जस्ट ट्रैवलिंग, देन आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस वर्ल्ड ऑफ स्टोन एंड ऑनिक्स और पत्थरों की. फिर वहाँ से देन व्हेन आई केम बैक, देन आई क्विट माई जॉब. फिर आहिस्ता 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 मैंने काम करना शुरू किया. तो इट्स अ वेरी बाय चांस, इट्स ऑल चांस. इट वाज नथिंग दैट वाज प्लान्ड और एनीथिंग एल्स. तो या अच्छा, गवर्नमेंट जॉब जो कि एक स्टेबल जॉब समझी जाती है हमारे माशरे में, उसको छोड़ के इंतहाई अनस्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस में आने से किसी ने रोका नहीं या कोई डर नहीं लगाते हुए यहाँ? रोका बहुत सारे लोगों ने. डर मुझे कोई ख़ास नहीं लगता, आज तक भी मैं फ़ैसले कर जाता हूँ, बट बहुत लोगों ने रोका. मुझे अभी भी याद है, मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था कि जब भी कोई जंग होती है तो सबसे पहले सप्लाई लाइन हिट होती है, और तुम अपनी जॉब छोड़ रहे हो, तुम अपनी सप्लाई लाइन हिट कर रहे हो. तो रोका, बट आई वांटेड टू गिव दिस अ शॉट. तो या दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न आई केप्ट ऑन डूइंग इट. कौन कौन से चैलेंजेस थे जिनका सामना करना पड़ा? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपके पूरे मार्केट कह लें, इकोसिस्टम कह लें, उसमें लोग आपको खाने के लिए तैयार हैं. बी इट आपके अपने पीयर्स जो आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं. बैरियर्स टू एंट्री एज सच तो नहीं है, बट इस तरह से बहुत ज़्यादा है कि आपको काटने के चक्कर में लगे रहते हैं. फिर आप गवर्नमेंट और सारी डीलिंग्स, ऑल ऑफ दिस इज़ नॉट वेरी ईजी, स्पेशली फॉर समवन लाइक मी जिसके पास पीछे एक्सपोजर नहीं था या फैमिली की तरफ से कोई गाइडेंस नहीं थी. तो मुझे सब सीखना पड़ा और मैंने नुकसान करके सीखा. तो दैट वाज वेरी टफ. अच्छा, आपने 1.5 बिलियन की फंडिंग रेज करी पाकिस्तान शार्क टैंक से. वर यू एक्सपेक्टिंग दैट? जब हम जा रहे थे तो हमने 1.5 बिलियन की आस रखी हुई थी. एंड लोग जो बाहर आ रहे थे कंटेस्टेंट, वो कह रहे थे यार जिसने 1 करोड़ रुपए मांगे हैं
उसको तबीयत से उन्होंने जलील किया और बाहर निकाल दिया है। तो मैंने सोचा कि हमारी इकॉनमी इतनी अच्छी तो है नहीं कि इतने पैसे मांगे जाएं, बट देन अगेन व्हेन आई वेंट इन, when I was going in, so I was confident with my numbers. Actually, I was confident with my valuation and with the revenue that I was generating. तो then I said कि my ask is जो है ना merit पे ask है, तो I should go for it. तो that is the main reason मैंने ये ask की थी. I was not expecting कि मिल जाएगा, but ask was on merit. 80 करोड़ पे 20% इक्विटी और 70 करोड़ पर 3% रॉयल्टी, क्या आपको लगता है ये एक फिजिबल फाइनेंसिंग है जो आपने सिक्योर करी है? जी बिल्कुल, 80 करोड़ उन्होंने दिए हैं 20% इक्विटी पे, और 70% उन्होंने 3% रॉयल्टी ली है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी सॉफ्ट लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन है, 70 करोड़ रुपए तक चलेगा, और इट इज़ बेस्ड ऑन माई वर्किंग रेवेन्यू के ऊपर बेस्ड है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी फेवरेबल टर्म, टू बी ऑनेस्ट, वेरी वेरी फेवरेबल। आपके को फाउंडर्स के लिए एक्सेप्टेबल रहा? हम लोग पहले से डिस्कस करके गए थे और मेरे पास अथॉरिटी थी टू एग्जीक्यूट एनी डील, तो यस, इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट डिस्कशन व्हेन वी वेंट आउट। जल्दी हो गया था एक्चुअली। आई बिलीव कि जो शार्क टैंक का ही बिलीव था, और मेरे ख्याल से हर जी श्योर बंदे को लगता है कि माशाल्लाह से आप लोग एक बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे हैं जिसके अंदर अपीरेंटली कोई लिक्विडिटी के इश्यूज़ नहीं दिखते, क्योंकि आप लोग कैश डील करते हैं, एलसीज पे डील करते हैं, Yes. लेटर ऑफ क्रेडिट पे। तो इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी अवेलेबल है, डू यू थिंक कि आपको सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग जो शार्क टैंक की तरफ से मिली है उससे बेहतर आपको मार्केट से मिल सकती थी? हमने हमने सारे ट्रायल रन्स किए हुए हैं, मार्केट से पैसे उठाए हुए हैं, मार्केट से पैसे मुश्किल टर्म्स में उठते हैं। आजकल 3 से 4% पर मंथ पे उठता है, दैट इज़ वेरी 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 नॉन फेवरेबल, दैट ट्रांसलेट्स इनटू अराउंड 36 to 48% पर एनम। और दूसरा ये कि हमें इस पैसे की ज़रूरत थी टू स्केल, क्योंकि हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल से काम कर रहे थे, और हमारा सारा कैश इंटेंसिव काम है। आपकी बात ठीक है कि लिक्विड काम है, बट ख़रीदते वक्त हमें फ़िज़िकल कैश देना पड़ता है अपना मटेरियल लेने के लिए। तो इस वजह से हमें ज़रूरत थी, अगर हमें और स्केल करना है और एक्सपैंड करना है, तो हमें कैश इंजेक्शन की ज़रूरत थी। सो आपको लगता है कि इक्विटी डाइल्यूट करना एक बेहतरीन ऑप्शन था इस पॉइंट पे? येस, एट दिस पॉइंट येस। ठीक है। आपको नहीं लगता पाकिस्तान के अंदर लिक्विडिटी मैनेज करना, जैसे कि आपने अभी मेंशन किया, बहुत मुश्किल है? लिक्विडिटी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते, जिसकी जिसकी वजह से छोटे बिजनेस ग्रो नहीं कर पाते, एक्सपेंड नहीं कर पाते। ये आपने बहुत अच्छा सवाल रेज़ किया है। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर बेसिकली प्लेटफॉर्म्स हैं ही नहीं, किसी भी लेवल पे नहीं है, ना गवर्नमेंट लेवल पे है, ना फॉर एग्जांपल बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपना वेलफेयर रन कर रहे होते हैं, उनके पास भी कोई एज सच बिजनेस डेवलपमेंट या बिजनेसमैन के लिए या बिजनेस पर्सनस के लिए कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है। बैंक, मैं समझता हूँ, सिर्फ उसको पैसे देता है जिसको ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरतमंद को कभी भी बैंक पैसे देगा नहीं। तो इट्स अ वेरी लेजिटमेट concern. Forums like Shark Tank should happen in Pakistan, ताकि पाकिस्तान का जो एक बिज़नेस का इकोसिस्टम है वो डेवलप हो सके, लोग इनक्रेज हो सकें काम करने के लिए। हमें बहुत मुश्किल हुई, हमने इनिशियली दोस्तों से पैसे लिए, रिश्तेदारों से लिए, हर तरह से हमने अपना फाइनेंस रेज करने की कोशिश की, बट इट हैज़ बीन अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, स्पेशली विद दिस इज़ अ पेन पॉइंट फॉर अ लॉट ऑफ बिजनेस पीपल इन पाकिस्तान। अच्छा, डोंट यू थिंक कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं? अगर गवर्नमेंट रिक्वायर करे बैंक्स को कि वो माइक्रो फाइनेंसिंग करें स्टार्टअप्स की, तो ये बहुत हेल्प मिल सकती है स्टार्टअप्स को। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसके लिए और बेहतर होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि माइक्रो फाइनेंसिंग का जो इस वक्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो थोड़ा सा आउटडेटेड है, और एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट बैंक्स आर एट अ लॉस्ट जिस तरीके से माइक्रो फाइनेंसिंग इस वक्त इस मुल्क में रन हो रहा है। अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेहतर हो सकता है तो फिर येस, दिस कैन वर्क आउट। और दूसरा ये कि आई थिंक द अमाउंट दैट माइक्रो फाइनेंस बैंक्स गिव अवे इज फार टू लेस in this day and time to start something or do something meaningful. So I think that is also a problem that we should address. अच्छा, ये मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो तो स्पाइन होते हैं किसी भी इकोनॉमी की। वही कहते हैं इकोनॉमिक्स को चलाते हैं, वो इकोनॉमिक्स को बनाते हैं, एम्प्लॉयमेंट मैनेज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस पे फोकस क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंटली लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर कोई बंदा एक ठेला भी लगाता है तो वो एक स्टार्टअप है। इट शुड नॉट, इट्स जस्ट अ फैंसी वर्ड जो पिछले 4-5 सालों में आ गया है हमारी लिंगो के अंदर। तो कोई भी बिजनेस इनिशिएटिव लेता है, मैं उसको अपने उसमें उसको समझता हूँ। हमारा बहुत, देखिए ये मसला
मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट लेवल पे ये मसला हमारी फैमिलीज़ के लेवल पे है, या मसला हमारे, हम जब छोटे थे तो हमें कभी भी ये नहीं बताया गया था कि आपने बिज़नेस करना है, क्योंकि वो ये कहते थे यार आप पैसे कहाँ से लाओगे, हमारे वालिदैन, क्योंकि हम सैलरीड क्लास से थे। तो आई थिंक वो इंकरेजमेंट बचपन से एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तब जाके ये एक इकोसिस्टम का पार्ट बनेगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, फिर सारे काम भी होंगे। ये एक कल्चरल शिफ्ट है जो अब जाके आना शुरू हुआ है, विच आई कैन सी। यू डोंट रियली नीड अ डिग्री टू यू नो प्रॉस्पर करें और आप काम करें, बट वो माइंडसेट होना चाहिए, वो माइंडसेट नहीं है, वो मेरे ख्याल से अब चेंज होना शुरू हुआ है। ओके, ये माइंडसेट क्रिएट करने के लिए आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट लेवल पे लोगों का अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगी या हमें खुद फैमिली लेवल पे जाके अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है? देखिए आजकल तो जिस तरह से मीडिया की या सोशल मीडिया कह लें या कंजम्पशन कह लें चीज़ों की हो गई है, तो ये अवेयरनेस शार्क टैंक्स जैसे प्रोग्राम और इस तरह के इंफॉर्मेटिव गिग से ये अवेयरनेस खुद ब खुद डेवलप होती रहेगी। गवर्नमेंट लेवल पे आई वुड रियली लाइक कि गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करे डिफरेंट लेवल्स पे। रिसेंटली दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ HSC में, इन्होंने इसको कंपलसरी किया है, बट आई थिंक इसको और छोटे लेवल से इंकरेज करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग प्रैक्टिकल, दिस इज़ समथिंग दैट विल टेक यू फॉरवर्ड। आई थिंक इसकी ज़रूरत है। अच्छा, इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से स्केलेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रॉफिटेबिलिटी? इन डिपेंड करता है इन्वेस्टर किस तरह का है। अगर तो कोई फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल या प्राइवेट इक्विटी टाइप इन्वेस्टर्स हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी को ज़्यादा देखते हैं। कोई अगर वेंचर फंड है तो वो स्केलेबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, फ्रॉम योर पर्सनल पर्सपेक्टिव एज अ बिजनेसमैन आप किसको प्रेफर करते हैं? आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी को, क्योंकि दैट कीप्स यू सेन एंड दैट कीप्स यू स्टेबल। क्योंकि जब आप स्केलेबिलिटी पे जाते हैं तो आप बहुत सारे धमाके कर रहे होते हैं, कोई एक भी गलत हुआ तो मसले हो सकते हैं। अच्छा, शार्क टैंक में आपने कहा कि हमारा जो पूरा मॉडल है वो कैश बेस है, ठीक है, कोई क्रेडिट इन्वॉल्व नहीं है। सो हाउ यू एग्जैक्टली मेक इट पॉसिबल? क्या कोई क्रेडिट ना हो, सिर्फ कैश पे काम कर रहा है? देखिए इसमें हम थोड़ा सा यूनिकली प्लेस्ड हैं बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वी आर डीलिंग विद। अब हर एक की बस की बात नहीं है कि वो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान से ऑनिक्स ले आए या कोयला ले आए। तो जब एंटिटीज़ खुद सोर्स नहीं कर सकती, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, या ऑप्शंस कम होते हैं, या ऑप्शंस अनरेगुलर चैनल्स के थ्रू होते हैं, जो लोग डील कर रहे हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं और ये सारी चीज़ें, तो हम अपनी टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं। तो सिर्फ ये वजह है कि बिकॉज इट्स सच अ स्कार्स और सच अ डिफ़िकल्ट टू सोर्स प्रोडक्ट, तो हम अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं, वरना कोई रीज़न नहीं है कि हमें कैश पे काम हो। सिर्फ ये वजह है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है आपको। येस प्रिसाइसली। सही है। अच्छा, ऑनिक्स और मार्बल, इन दोनों को अफ़गानिस्तान जैसी कंट्री से इंपोर्ट करना है, ताजिकिस्तान जैसी कंट्री से इंपोर्ट करना, क्या क्या चैलेंजेस रहे? देखिए मार्बल और ऑनिक्स दोनों डायमेंशन स्टोन्स कहलाते हैं। मार्बल, ऑनिक्स और ग्रेनाइट, ये 3 डायमेंशन स्टोन्स होते हैं, जिसमें डायमेंशन स्टोन्स वो स्टोन्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन के लिए या डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हों। जो ऑनिक्स है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ ओनली फाउंड इन द हिंदू कश माउंटेन रेंज, जो कि काराकोरम से स्टार्ट होती है, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और टर्की, वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो सिर्फ इस बेल्ट में ऑनिक्स मिलता है पूरी दुनिया में, थोड़ा बहुत मैक्सिको में है, इसके अलावा कहीं ऑनिक्स नेचुरली नहीं पाया जाता। और जो अफ़गानिस्तान का ऑनिक्स है वो दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का ऑनिक्स, सबसे प्योर ऑनिक्स समझा जाता है। तो दैट वाज द रीज़न वी वर सोर्सिंग ऑनिक्स फ्रॉम अफ़गानिस्तान, बिकॉज इट्स अ नेचुरली अवेलेबल रिसोर्स एंड विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑनिक्स इन द वर्ल्ड। एक्चुअली आई वुड गिव यू अ फैक्ट कि हमारा ऑनिक्स जो हम अफ़गानिस्तान के पहाड़ों से लेके गए हैं, वो न्यूयॉर्क के हाई राइजेस में वॉशरूम्स में लगा है, हमने वहाँ पे ट्रेस किया है। हमने डायरेक्टली नहीं सेल किया, बट जो हमारे चाइनीज़ कस्टमर्स थे उन्होंने वहाँ पे उसको लगा के दिया है। तो दैट इज़ सच अ यूनिक प्रोडक्ट। हम्म। तो इस वजह से हमने वहाँ से सोर्स करना शुरू किया ऑनिक्स को। अच्छा, चाइना और स्पेन, जब आपने इन मार्केट में एंटर किया तो वहाँ का लोकल कंपटीशन कैसा रहा आपके लिए? देखें, क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ लेकर आए थे जो वहाँ पे थी ही नहीं, तो हमें काफ़ी अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। स्पेन में वॉल्यूम्स बहुत कम थे, बिज़नेस के बहुत ज़्यादा कम थे, क्योंकि वो एक डेवलप्ड इकॉनमी है, बट चाइना क्योंकि एक डेवलपिंग इकॉनमी है तो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा थे। पहले से प्लेयर्स थे, लेकिन क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी थी तो गैप था। तो थोड़ा सा सस्टेन करना होता है। थोड़ा बहुत उन्होंने तंग किया, 6 महीने साल काफ़ी तंग किया, बट वंस वी सस्टेन, तो वंस वी हमने वो जब प्रेशर बर्दाश्त कर लिया तो हम आगे बढ़ सके। तंग करने से बताएंगे, तंग करने से क्या मुराद है? तंग करने से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा एक पर्टिकुलर स्टोन है, मैं $100 में बेच रहा हूँ,
जो पहले बंदा उसको 110 में बेच रहा था वो 80 में बेच देगा, उसको मेरी कॉस्ट पता है वो 60 में बेच देगा, उसने पहले प्रॉफिट कमाया हुआ 40 में भी बेच देगा। वो कहेगा यार मैंने तो प्रॉफिट कमाया हुआ है, मैं इसको तो फारिग करूँ ना, बिलाल को नहीं घुसने दूँ। तो वो 6 महीने तक नुकसान करेगा, तो फिर मुझे या मैं बर्दाश्त करूँ या नुकसान करूँ और बाहर हो जाऊँ। तो इस तरह से काफ़ी चैलेंजेस आए, बर्दाश्त किया, आगे बढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ओनिक्स के बारे में बताएंगे और फर्दर जैसे आपने बताया कि ओनिक्स एक बहुत कीमती पत्थर है और जो ग्लोबल मार्केट में उसकी काफ़ी खपत है, तो ग्लोबल मार्केट उसकी कितनी बड़ी है और कहाँ कहाँ उसकी डिमांड है? देखिए ऑनिक्स डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, ऑनिक्स आपके शैंडलियर्स में इस्तेमाल होता है, ऑनिक्स आपके ये जो बैकलिट होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। तो ग्लोबल मार्केट इसकी तकरीबन मेरे हिसाब से एटलीस्ट 30 to 40 मिलियन डॉलर्स पर मंथ की होगी, और वैल्यू एडिशन के बाद ये बहुत और बहुत ज़्यादा होगी। वैल्यू एडिशन का मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नंबर नहीं होगा क्योंकि मैं रॉ स्टोन्स में डील कर रहा होता हूँ, बट वैल्यू एडिशन की मार्केट इससे कम से कम 10 times होगी पर मंथ की। एंड पूरी दुनिया में जहाँ लग्जरी फिटिंग्स लगानी होती हैं वहाँ पे ऑनिक्स इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, अफ़गानिस्तान से स्टोन इंपोर्ट करना सुनने के अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर लगता है, तो क्या क्या चैलेंजेस रहे इसमें? बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए स्टोन की वैल्यू, एक स्टोन एक इस तरह की चीज़ है कि उसकी वैल्यू आप सिर्फ अपनी आँख से जज कर सकते हैं। देयर इज़ नो टेस्ट फॉर इट, ऑनिक्स के लिए कोई टेस्ट नहीं है। मैंने ये चीज़ चाइना में फैक्ट्रियों में रातों रात रुक के सीखा है। मैं हफ्ते हफ्ते फैक्ट्री में रुकता था, पत्थर कटते हुए देखता था, अंदर से कैसा निकल रहा है उसको चेक करता था। फिर जब मैं जाके पत्थर सेलेक्ट करता था तो मुझे उसकी सिलेक्शन समझ आती थी। तो पत्थर की सिलेक्शन सबसे पहले बहुत मुश्किल रही है। आपने एक ब्रीफ स्टोरी देखी होगी शार्क टैंक में, हम किस तरह से रोडों पे सोए हुए हैं, ट्रकों पे सोए हुए हैं। तो हमने ये सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया है। इसके अलावा फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी आसान नहीं है। जब हम अफ़गानिस्तान से ऑनिक्स इंपोर्ट करते हैं तो हम एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की यूज़ कर रहे होते हैं, उसके सारे पैरामीटर्स को पूरे करना। तो इट इज़ टफ, बट इट टुक अस सम टाइम्स टू बी वेयर वी आर। तो काफ़ी टाइम लगा। देयर इज़ नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से देयर इज़ नो शॉर्टकट, टाइम लगेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात तो हमने डिस्कस करी कि अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट करना आसान नहीं है, बट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना भी कोई ख़ास आसान काम नहीं है। आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना कंपैरेटिवली आसान है देन इंपोर्टिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, बट येस एक्सपोर्टर्स को कोई ख़ास फैसिलिटेशन मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो बड़ी एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर मेरे पास एक किसी किसी भी अच्छे बैंक की एलसी है, कोरिस्पॉन्डिंग एलसी है टू वर्क फॉर एन एक्सपोर्ट ऑर्डर, आई थिंक दैट एलसी शुड automatically be credited in my account so I can use the cash and I can purchase that material. अक्सर दुनिया में ये होता है, एलसी इटसेल्फ इज़ अ कोलैटरल, पाकिस्तान में नहीं होता। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सपोर्टर्स के लिए आप बेहतर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है। आपको लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट कर रही है? कुछ सेक्टर्स में यस, हर सेक्टर में नहीं, बहुत सारे सेक्टर्स अनटैप्ड हैं। मैं समझता हूँ कि मार्बल और जेम स्टोन्स का सेक्टर कम्प्लीटली अनटैप्ड है, हम उस पर गए नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम जब पाकिस्तान और एक्सपोर्ट का सुनते हैं तो हम टेक्सटाइल्स का सोचते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स का सोच लेते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का सोच लेते हैं, राइस आजकल चल रहा है इसका सोच लेते हैं। लेकिन हम अभी, और हमने इसके अलावा, राइस के अलावा और फूड ग्रेन्स अभी हम रिसेंटली टैप करना शुरू हुए हैं। क्योंकि मैं कमोडिटीज़ में हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि आजकल मेज़ कॉर्न पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जा रहा है, सेसमी सीड बहुत ज़्यादा जा रहा है, बट दिस इज़ ऑल रीसेंट, दिस इज़ लाइक 2-3 years ago। तो आई थिंक इन सारी चीज़ों में, ऑल्टरनेटिव चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्कोप है और उसको हमें उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना चाहिए। अच्छा, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि पाकिस्तान के पास नेचुरल मिनरल्स बहुत हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, राइट? गिवन दैट कि हमारे पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फिर भी आपको जो स्टोन्स हैं वो इंपोर्ट करना पड़ रहा है अफ़गानिस्तान से, और हमारे पास शायद ये स्टोन्स जो हैं लोकली अवेलेबल भी हैं शायद बलूचिस्तान में कहीं। देखें स्टोन्स की मिसाल ले लें, मिनरल्स की मिसाल ले लें, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें एक ओनरशिप सबसे पहली चीज़, आप अगर किसी चीज़ की ओनरशिप लेंगे तभी आप उसको बेहतरी की तरफ करेंगे। आप यकीन करें, मैं रोड्स पे ट्रैवल करता हूँ, मेरा तकरीबन 8-10 घंटे का ट्रैवल होता है बलूचिस्तान की रोडों पे, जब भी एक दफ़ा मैं जा रहा होता हूँ, और मैं सिर्फ ये सोच रहा होता हूँ यार लेफ़्ट और राइट पे मेरे जो पहाड़ हैं ये क़यामत तक अनएक्सप्लोर्ड रह जाएंगे, कोई देखेगा ही नहीं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की या प्रोविजनल गवर्नमेंट की वो ओनरशिप है ही नहीं, एक्सप्लोरेशन है ही नहीं।
पॉलिटिकल मसले भी हैं वहाँ पे, कबायली मसले भी हैं. तो आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. आई मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर इन एन आवर. आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट. वेरी वेरी डिफिकल्ट. आपको नहीं लगता ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है अफ़गानिस्तान के मुकाबले में, जहाँ पहले एक मुख्तलिफ गवर्नमेंट थी, अभी उनकी नई गवर्नमेंट आई है, वो भी मेरे ख्याल से इलेक्टेड गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली नहीं है, वो ये कर पा रहे हैं कि वो अपने नेचुरल रिसोर्स को निकाल के हमें इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट? और हम जो 70 साल से एक आज़ाद मुल्क है, अपने ही नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे. देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. वहाँ पे ओनरशिप है अपने लोगों की, अपने रिसोर्सेज की. पाकिस्तान में अब मैं आपको देखिए, मार्बल एक ऐसी चीज़ है जो पहाड़ के अंदर होता है, और उसके एक्सट्रैक्शन का इंटरनेशनली एक्रेडिटेड तरीका है. हमें पहाड़ को लिटरली पहाड़ को 100 करना होता है, उसमें से मार्बल निकालना होता है. आज तक पाकिस्तान में डायनामाइट डाल के उसको फाड़ दिया जाता है और मार्बल के आलू अंडे टाइप पीसेस निकाल दिए जाते हैं. पूरी दुनिया में प्रॉपर ब्लॉक्स कट करके निकालते हैं. अफ़गानिस्तान में बाय कंपैरिजन कट करके निकालते हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने एक्सप्लोजन्स बैन की हुई हैं. वही वाली बात आ जाती है वापस से ओनरशिप. एवरीवन वांट्स टू मेक क्विक मनी, इजी मनी. दे आर नॉट देयर हार्ड वर्क या लंबा काम करने के लिए वहाँ पे नहीं बैठे हुए. तो इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. दैट इज़ वाई, टू आंसर योर क्वेश्चन, पाकिस्तानी मार्बल इसलिए एक्सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चरल क्रैक्स होते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि उसकी एक्सट्रैक्शन का तरीक़ेकार इतना अच्छा नहीं. अभी बेहतर हुआ है, KPK में बहुत अच्छा है. बलूचिस्तान में रिसेंटली पिछले 4-5 सालों में बेहतरी आई है, लेकिन इससे पहले इट वाज ऑल डायनामाइट. एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन, दुनिया में 30-40 साल से मैकेनाइज्ड माइनिंग हो रही है. पाकिस्तान में शायद 3-4 साल पहले शुरू हुई है. सही. अच्छा, ये सप्लाई चेन को हमने कैसे ऑप्टिमाइज़ किया? अफ़गानिस्तान जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ एग्जिस्ट करती है, वहाँ से पहले इंपोर्ट करना, फिर पाकिस्तान जहाँ कोई फैसिलिटेशन एक्सपोर्टर्स को ऐसा सच अवेलेबल नहीं है, वहाँ से एक्सपोर्ट करना यूरोपियन कंट्रीज़ में और चाइना में. कह कह के सीखा. सिंपली नो शॉर्टकट. हमें कस्टम्स वालों ने भी तंग किया, हमें टैक्स वालों ने भी तंग किया. बट एट द एंड ऑफ द डे, इफ़ योर बुक्स आर क्लीन और आप सीधा काम कर रहे हैं, तो उनके ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं, बट वो क्लियर हो जाती हैं. कोई इतना मसला नहीं होता. टाइम लग जाता है, हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगे रहना है, हो जाता है. अच्छा, सराफ़ का जो B2B कम्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म है, इसके अंदर आपके पास क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है? देखें, अब हम बेसिकली एक ट्रेडिशनल मॉडल के थ्रू काम कर रहे थे. वही व्हाट्सएप, वही फ़ोन, उस पे हमारा काम था. हम एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहते हैं, और जो काम हम एक ट्रेडिशनल मॉडल पे कर रहे हैं उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं उस डिजिटल प्लेटफॉर्म में. हम ये समझते हैं कि जैसे Airbnb या Uber ने ट्रस्ट डेवलप किया है बिटवीन देयर कस्टमर्स एंड देयर सेलर्स, हम वही ट्रस्ट अपने प्लेटफॉर्म पे डेवलप करें. डाउन द लाइन आई सी दैट once enough data is gathered and enough data is gathered from this region, ये एक AI प्रेडिक्टिव प्राइसिंग मॉडलिंग की तरफ भी जा सकता है. ये इवेंचुअली टूवर्ड्स अ फिनटेक भी जा सकता है, बिकॉज मर्चेंट के हमारे पास डाटा वगैरह होंगे. तो आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर राइट नाउ. हम्म. अच्छा, हमारे ऑडियंस का समझाएंगे हाउ यू आर ट्रेडिंग दिस कमोडिटीज़ बिटवीन ट्रेडर एंड बिटवीन द वेंडर विच लोकेटेड इन अफगानिस्तान समवेयर, राइट? और ये सोर्सिंग का बिजनेस कैसे काम कर रहा है और उसमें ट्रेडिंग कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये बड़ा सिंपल हमारा मॉडल है. हम स्पेकुलेट नहीं करते. आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेक्सटाइल मिल है, आपने मुझे कांटेक्ट किया, आपने कहा कि बिलाल, मुझे 500 रुपये का कॉटन पर किलोग्राम डिलीवर्ड कराची चाहिए. मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ. फिर मैंने अफ़गानिस्तान कॉल की. मेरे पार्टनर्स अफ़गानिस्तान में ही बेस्ड हैं. मैंने उनसे कहा कि यार, आज क्या रेट्स हैं डिलीवर्ड कराची, आप क्या दोगे? वो मुझे बताते हैं 490-495 डिलीवर्ड कराची के रेट्स हैं. मैं उनको लॉक कर देता हूँ, उनको पेमेंट कर देता हूँ. वो मटेरियल कराची आ जाता है. जब टेक्सटाइल मिल में आता है तो वो मुझे पे कर देते हैं. तो इट्स अ वेरी सिंपल बैक टू बैक हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक नथिंग है. एल्स. और ये सारी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, ये कौन पे कर रहा है? देखिए, वो एक कॉटन की एग्जांपल है. कॉटन में सारी चीज़ें इनबिल्ट होती हैं. कॉटन, हर कमोडिटी की डिफरेंट ट्रीटमेंट है. कॉटन क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज कमोडिटी है, तो उसको जाके चूज़ नहीं करना, उसको जाके सिलेक्ट नहीं करना, उसको कुछ करना नहीं होता है. वो फ़ोन पे ही हो जाता है. वो डिलीवर होता है, उसके टेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं, उसके बेसिस पे इनको पेमेंट हो जाती है. हमें पेमेंट हो जाती है, और हम कुछ पेमेंट्स उनकी एडजस्ट कर लेते हैं अगर टेस्ट आगे पीछे हो. बट ऑनिक्स के लिए ट्रैवल करना होता है, वो हम ऑब्वियसली हमारी जब कॉस्टिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू के कितनी सेल्स है, वो उसमें हम इनबिल्ड करते हैं. तो दैट, वही, टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स डिफरेंट फॉर एवरी कमोडिटी. अच्छा, बिजनेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके रेगुलेटर का.
जिस मुल्क के अंदर रेगुलेटर अच्छा होता है वहाँ बिज़नेस अमूमी तौर पर फलता फूलता है, राइट? व्हाट अबाउट अफ़गानिस्तान? अफ़गानिस्तान के अंदर वहाँ की रेगुलेटर कैसा एक्ट कर रहा है? और फिर पाकिस्तान के रेगुलेटर के बारे में डिटेल में बताइएगा कि उन्होंने आपको कितना असिस्ट किया और कितना नहीं किया? देखें, अफ़गानिस्तान के रेगुलेटर से फ्रैंकली स्पीकिंग हमारा बहुत ज़्यादा पाला नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारी जो डील होती है वो पैकेज्ड होती है, डिलीवर्ड कराची। तो जो हमारे पार्टनर्स हैं वहाँ पे या जो हमारे वेंडर्स हैं वही उनको फेस कर रहे होते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। तो हमें इतना इतना पाला नहीं पड़ता। एंड दिस गोज़ फॉर ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, हर कंट्री के लिए हम उसको बिल्ट इन कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी रेगुलेटर्स ने बहुत लोहे के चने चिपवाए हैं, काफ़ी स्टोरीज हैं मतलब तो वी हैव हैड सम फन ओवर द years. तो yes, it has been difficult, and mostly it has been difficult because आपको सही काम करने के लिए भी ना, आप सीधा काम कर रहे हैं तब उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करवाना पड़ता है, वरना आपका काम प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट, यस, करवाने से आपके मायने हैं कुछ लेना देना पड़ता है, कह सकते हैं। ठीक है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कॉस्ट अच्छा, इसमें ये बताएं कि एक तो इंपोर्ट का एरिया है जिसके अंदर कौन कौन से रेगुलेटर है जिनसे आपका पाला पड़ा, और फिर एक्सपोर्ट के एरिया में कौन कौन से रेगुलेटर्स होते हैं जिनसे पाला पड़ता देखिए, एक्सपोर्ट रिलेटिवली फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान से इट्स ईजियर देन अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज़। है? पैकेज इस तरह से कि उसका टैक्सेशन सिस्टम भी आसान है। जब बैंक में पैसे आते हैं तो ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। बट इम्पोर्ट का जो है, इम्पोर्ट का काफ़ी मुश्किल वो है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल कॉटन की मिसाल ले लें। कॉटन की जो मिनिमम वैल्यू सेट की हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो 3 साल पुराने स्टैंडर्ड पे सेट हुई हुई है। आज जो अफगानी कॉटन या कोई भी दुनिया का कॉटन इंपोर्ट होता है, उसकी कॉस्ट होती है 430 रुपये पर किलोग्राम, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 550 रुपये सेट की हुई है। हम टकरे मार मार के थक गए हैं कि यार ये वैल्यू ठीक नहीं है। आप इंटरनेशनल वैल्यू देख लो, आप इंटरनेशनल प्राइसिंग देख लो, बट देयर इज़ नो रिस्पॉन्स। तो वी आर पेइंग टैक्स एट 550, बट द ओरिजिनल कॉस्ट इज़ 430। तो इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ कि रेगुलेटर को डायनामिकली देखनी चाहिए, स्पेशली इन अ कमोडिटी मार्केट। एटलीस्ट महीने के लिए सेट कर दें या 15 दिन के लिए सेट कर दें, जैसे आपकी LPG की प्राइसिंग सेट होती है। इस तरह का कोई काम कर दें, वरना दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी ऑफ पुटिंग। देन अगेन, हम इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि हम इसको अपने कॉस्ट का हिस्सा बना लेते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। बट अगर सोचें तो ये मुश्किल काम है। हमने उस मुश्किल को एक पार्ट बना लिया है अपनी डेली रूटीन का। बट अगर रेगुलेटर इसके सही पॉलिसीज़ लाता है जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है, तो आप लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे मार्केट में। देखिए, वो तो फिर सबके लिए ही है। पाकिस्तानी अवाम के लिए चीज़ें महंगी हो जाएंगी इस वजह से। तो आपको लगता है कि रेगुलेटर की कोई नीयत है इसको एडजस्ट करने की? नहीं आए, बाबे बैठे हुए हैं, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। कोई वहाँ पे वही वाली बात है, एंड ऑफ द डे ओनरशिप नहीं है, बाबों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो दे डिडंट ओन जो हम कर रहे हैं बिजनेस को। अगर आप इंटरेस्ट लें अपने काम में, तो आप उस काम की डेप्थ तक जाएंगे। जब आपने इंटरेस्ट ही नहीं लेना और आपने ये समझना है कि अगला आदमी चोरी कर रहा है, इस परसेप्शन से आपने देखना है, तो आप कभी भी काम नहीं कर सकते। तो बाबों का परसेप्शन ही यही है। कि अगला आदमी चोरी कर रहा है। प्रिसाइसली। आप इंटरनेशनल कॉटन की प्राइसिंग देखें, 100 तरीके हैं मालूम करने के, मुझसे नहीं देखें। इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उसमें चेक करें। और इसको डायनेमिकली चेंज होना चाहिए। मेरे आपको हिसाब से हर महीने रिवाइज होनी चाहिए एटलीस्ट, या हर फोर्टनाइटली रिवाइज होनी चाहिए, जैसे पेट्रोल आप रिवाइज करते हो। ठीक है। अच्छा, ये जो बाबों का तस्करा किया आपने कि रेगुलेटर जो है वो असेस तो नहीं कर रहा है, बट ऑन दी अदर हैंड जो भी उनकी बने बनाए उनका जहन है कि सामने वाला चोरी कर रहा है, इस माहौल के अंदर आपको लगता है कि और कोई और बिजनेस आ सकता है और यहाँ ग्रो कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है इस एनवायरनमेंट में? देखें, प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा हमें, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को ये सोच लेते हैं कि दिस इज़ माई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, तो आप कर जाएंगे। वरना आप डिप्रेस्ड भी होंगे, परेशान भी होंगे, फ्रस्ट्रेट भी होंगे, और कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आँख बंद करें, कबूतर बन जाएं या वो ऑस्ट्रिच बन जाएं और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ये लोग नहीं चेंज होने वाले। आपने काम करना है तो आपके कॉस्ट का हिस्सा है। ओके, और अगर ये लोग चेंज हो जाते हैं, मुआवजा हो जाता है, ठीक है, ये लोग ये चेंज, कम से कम 2 जनरेशन्स, या एटलीस्ट 1 जनरेशन और। ठीक है, अगर लेट्स से अगर मुआवजा हो जाता है तो आपको क्या लगता है कितना पोटेंशियल है इस मार्केट में? देखिए, फिर तो गेम ही चेंज हो जाती है ना। फिर तो आप एक तरह से हाउ टू से मेरिट बेस्ड काम हो जाता है। फिर तो गेम ही चेंज हो जाती है। फिर तो देयर इज़ नो कोई अपसाइड है ही नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। सही सही। अच्छा, लॉजिस्टिकल क्या चैलेंजेस हैं? एक तो अफ़गानिस्तान से यहाँ लाने में, जैसे कि आपने कहा शायद वहाँ से वो शिप कर देते हैं यहाँ पहुँच जाता है, फिर पाकिस्तान से यूरोपियन कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे भेजने में। देखिए,
लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी अफगानिस्तान से लाने में ज़्यादा हैं, क्योंकि हम शिपिंग प्रोसेस जो उसकी ट्रकिंग प्रोसेस है उसको देख रहे होते हैं। ट्रेन्स हैं, ख़ासतौर पे ऑनिक्स जहाँ से आता है वहाँ वो टेरेन है, देयर इज़ नो रोड। तो वो कभी कभार ट्रक गिर भी जाता है, मटेरियल भी गिर जाता है, टूट जाता है, लोगों को इंजरी हो जाती है। खुद वी हैव बीन इन एन एक्सीडेंट, हमें इंजरी हुई थी, स्माइल गॉट इंजर्ड इन वन ऑफ द एक्सीडेंट्स। तो इट इज़ नॉट वेरी इजी। तो हम उन मुश्किलात का हमने हमने फेस किया है। बाकी एक्सपोर्ट के हवाले से देखें, वो सिंपली डिमांड सप्लाई की कहानी है। आपने यूरोपियन मार्केट का तस्करा किया कि मुश्किल है आजकल, इसलिए मुश्किल है कि वो वॉर्स चल रही हैं, तो कंटेनर्स उस तरफ जा नहीं रहे। तो सिंपल डिमांड सप्लाई की कहानी है वो। आई डोंट रियली सी अ लॉट इनटू इट। पॉलिटिकल सिचुएशन है, सही होगी तो सस्ता हो जाएगा, आसान हो जाएगा, नहीं होगी तो मुश्किल होगा। इसी इन्वायरमेंट में मैं समझता हूँ कि आपको काम करना चाहिए। जो इन्वायरमेंट है आपको अडेप्ट करना चाहिए। देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग के यार वो यूक्रेन की जंग नहीं होती तो मैं ये कर जाता। भाई अब तो हो गई है, अडेप्ट करें, आगे बढ़ें, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि जैसे कि अगर आप इंडिया में होते तो वहाँ ज़्यादा कंट्री वाइज लॉजिस्टिक्स आसान होती, या पाकिस्तान में होने की वजह से लॉजिस्टिक्स मुश्किल है? नहीं देखें, एट द एंड ऑफ द डे इंडिया इज़ अ बिगर मार्केट, मोर अपॉर्चुनिटीज़, मोर प्लेयर्स, तो शायद रिलेटिवली ईजियर हो। दैट इज़ द ओनली रीज़न। वरना मेरे ख्याल आई एम श्योर वहाँ पे भी चैलेंजेस इसी तरह के होंगे, वहाँ पे भी मसले मसाइल होंगे। जस्ट दैट के चॉइसेस ज़्यादा हैं, तो इस वजह से रिलेटिवली ईजियर हो। बट आई डोंट रियली थिंक कि कोई, मतलब जो यूक्रेन रशिया की वॉर है वो इंडिया वालों के लिए भी है और पाकिस्तान वालों के लिए भी है। दिस इज़ द एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू गिव। ठीक ठीक। अच्छा, ये टैग का तस्करा करना शार्क्स के सामने, ठीक है, ऐसा तो नहीं था कि ब्लेंडर हो गया था क्योंकि वो शायद ज़्यादा फायर बैक कर गया, कह बैक कह फायर कर गया? कह सकते हैं। बेसिकली हमने हमारी इनिशियल जो पिच थी वो बड़ी ट्रेडिशनल थी। शार्क टैंक का एक पीछे रिहर्सल हुआ था, उसमें दे सॉर्ट ऑफ लाइक encouraged us to put in a tech angle हमारा था, but it was under like a little डेवलपमेंट। undercooked, underdeveloped. I don't think कि वो ख़राब हुआ था। मैं समझता हूँ कि जो लॉन्ग प्रोग्राम था उसमें we were able to explain tech in a much better way. बट उस एडिट में इस तरह से आया है कि आपको लग रहा है कि टेक का एंगल हम सही से प्रोजेक्ट नहीं कर सके, बट वी प्रोजेक्टेड इट वेल आई थिंक। ठीक है। अच्छा, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, जैसे आपने एआई का तस्करा किया, एआई, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, बहुत बड़ा एरिया है। तो आपका विजन क्या है कि टेक्नोलॉजी को कहाँ तक इम्प्लीमेंट करना है इस आईडी के अंदर? देखिए कमोडिटी ट्रेडिंग में इट्स स्टिल अ बेबी नेस्केंट जिसको कहते हैं इंडस्ट्री, नेस्केंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी। बहुत कम लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया में अभी भी वो ट्रेडिशनल मॉडल पे हो रही है। तो आई थिंक वी आर एबल टू डेवलप इट इन अ गुड वे, वी विल बी वन ऑफ द पायनियर्स इन दिस। एंड आई थिंक इसका काफ़ी पोटेंशियल है, सिर्फ डाटा पॉइंट के हवाले से नहीं, आगे चल के अगर हमने पिवट करना है टूवर्ड्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अली अली बाबा वॉज अ मर्चेंट ओरिएंटेड वेबसाइट, बट जब उनके पास इनफ डाटा आ गया मर्चेंट्स का, तो they pivoted into Alipay. अब Alipay is the one of the largest fintechs in the world. So this is something we can do for our region also, and this is something that we are, you know, एक foresee कर रहे हैं कि हम इस तरफ भी जा सकते हैं। I think it's a good वो direction to go. It's an exciting place to be honest. ठीक है। अच्छा, कम्युनिटीज़ इटसेल्फ बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, कम्युनिटीज़ का बिजनेस बहुत वॉलेटाइल है। सो हाउ यू आर प्लानिंग टू अचीव सस्टेनेबिलिटी इन इट? देखिए हम क्योंकि स्पेकुलेट नहीं करते, जैसे मैंने आपको बताया हम बैक टू बैक कर रहे होते हैं, तो हम वॉलेटिलिटी को किल कर देते हैं। हमारे लिए वॉलेटाइल नहीं होता। वॉलेटाइल उसके लिए होगा जो पोजीशंस ले ले दैट इज़ नॉट बैक बाय सेल्स, या जो सेल्स कर ले दैट इज़ नॉट बैक बाय पोजीशन, शॉर्ट करना चाहे, उनके लिए वॉलेटाइल होता है। हमने वॉलेटिलिटी को ट्रायल एंड एरर के ज़रिए वी हैव ट्राइड कि हम उसको जितना किल कर सके हमने किया है। ठीक है। अच्छा, आप जैसे कि आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक एक पाकिस्तानी एक्सपोर्टर लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में इंटरनेशनल मार्केट्स में सर्वाइव कर पाएगा, गिवन दैट कि उसको काफ़ी हर्डल्स हैं लोकल मार्केट में रेगुलेटरी के एंड से, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी काफ़ी बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ? डिपेंड करता है किन प्रोडक्ट्स पे डील कर रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री दैट इज़ रिच इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। हमें अपना अपना मॉडल इकनॉमी हमें एग्री बेस्ड करनी पड़ेगी जितनी जल्दी हम करें, और जितनी जल्दी हम इसकी एक्सपोर्ट्स को देख सकें। हम
जितने जल्दी कोशिश कर सके हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट कर सकें पाकिस्तान के अंदर, उतने जल्दी पाकिस्तान एक्सपोर्ट में स्टैंड आउट करेगा, वरना मुश्किल होगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ मैं नहीं समझता फीजिबल है विद द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। तो जो इस वक्त कर सकते हैं उस पर हमें एफर्ट देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, डाइग्रेस कर रहा हूँ, बट जितने एरिया में पाकिस्तान कॉटन प्रोड्यूस करता है, चाइना उतने ही एरिया में पाकिस्तान की 4 टाइम्स यील्ड लेता है, क्योंकि वहाँ पे मॉडर्न तरीके का इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में अब भी वही 50 साल पुराने बीज इस्तेमाल होते हैं कॉटन के लिए। इस वजह से उसकी प्रोडक्शन वॉल्यूम्स वो नहीं है जो जो फॉर आपके नेबर चाइना के पास हैं। तो हमें हमें इन एरियाज़ पे देखना चाहिए, कर रहे हैं आजकल। बिग मल्टीनेशनल्स आर फोकसिंग ऑन दिस, सो आई सी होप हियर। ठीक है। अच्छा, ग्लोबल मार्केट के अंदर चेंजेस आए, जैसे कि अभी यूएस एग्जिट था अफ़गानिस्तान से, या कोविड-19 आया, उसके अंदर आपके बिज़नेस ने कैसे सर्वाइव किया? कुछ नहीं किया, बैठ गए घर पे, काम तो नहीं था। जब कोविड ख़त्म हुआ तो काम शुरू हुआ, बट ये था कि कोविड के टाइम जो डिमांड स्लम्प हुई थी, कोविड के ख़त्म होते ही वो डिमांड बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट कर गई। वी बिकेम इन 2021 एंड 2022 वी बिकेम द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ मार्बल एंड ऑनिक्स फ्रॉम पाकिस्तान। हमारा जितना वॉल्यूम था वो पूरे पाकिस्तान की मार्केट का कंबाइंड वॉल्यूम नहीं था। हमें तो कोविड के बाद ये चांस मिला। ड्यूरिंग कोविड येस इट वाज डिफ़िकल्ट, बट आफ्टर दैट और जब यूएस एग्जिट हुआ अफ़गानिस्तान से? यूएस एग्जिट हमें कुछ मटेरियल चेंज नहीं आया, अलावा इसके कि 3-4 महीने कंट्री बंद हो गई और काम नहीं हुआ। इसके अलावा कोई मटेरियल चेंज नहीं आया। इफ़ एनीथिंग, अब नाउ द सिस्टम्स आर लाइक मोर स्मूथ देन इट वाज इन, बिकॉज जब यूएस वहाँ पे था तो एरियाज़ डिवाइडेड थे। कुछ एरियाज़ अभी जो हुकूमत है उनके पास थे, कुछ यूएस के पास थे। तो वो उनके एरियाज़ में आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में वो मसले रहते थे। अब वो मसले ख़त्म हो गए, तो फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा आसान हुआ है। एक सेंट्रलाइज़ गवर्नमेंट है। यस। अच्छा, प्रॉफिट और ग्रोथ दोनों को कैसे देखते हैं? व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर द बिज़नेस इन लॉन्ग रन? ग्रोथ देखें, स्टेबल होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए, तो ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी हार्मोन का इंजेक्शन लगाएंगे तो फिर आपको मसला होगा। प्रॉफिटेबल होना चाहिए बिज़नेस को, प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप सस्टेन नहीं कर सकते इन द लॉन्ग रन। ग्रोथ के लिए प्रॉफिटेबल को नहीं किल करना चाहिए, मैं समझता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं किल करना चाहिए। सो अगर एग्रेसिव एक्सपेंशन ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फंड नहीं है तो नहीं होना चाहिए, लिमिटेड फंड्स के साथ नहीं होना चाहिए। अनलिमिटेड फंड्स, इज इट पॉसिबल टू अचीव दिस? जो लोग करते हैं वो करते हैं। मतलब आई वाज रीडिंग द अदर डे के IKEA लूजेस अराउंड पता नहीं कितने करोड़ डेली इन इंडिया। IKEA कर सकता है, IKEA कर जाए, IKEA एक्सपैंड भी कर जाएगा, ग्रो भी कर जाएगा, सस्टेन भी कर जाएगा। हम लोग नहीं कर सकते। ठीक ठीक। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर नेचुरल रिसोर्स का मैंने भी तस्करा किया है कि ऑनरशिप नहीं है, ठीक है। इफ़ यू बिलीव आने वाले सालों के अंदर हम इस पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं, तो क्या पोटेंशियल है इस मार्केट का? देखिए, अनलिमिटेड पोटेंशियल है हर तरफ, मिनरल्स में, एग्रीकल्चर में, मार्बल में, हर तरफ अनलिमिटेड पोटेंशियल है। बेसिकली अनफॉर्चुनेटली जो लोग कंट्रोल करते हैं इन रिसोर्सेज को, उनके लिए यही इतना ज़्यादा है कि वो कभी सोचते ही नहीं है कि इसको और बढ़ा सके। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको कॉटन की मिसाल दी, जो लोग कॉटन ग्रो करते हैं उनके ऑब्वियसली पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। दे अर्न सो मच विद दिस दैट दे डोंट रियली केयर कि हम इसको और ऑप्टिमाइज़ कर दें, हम उसको और 3 टाइम्स कर दें। वो सुनते भी नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि यार जैसे ही हमने इसको और ऑप्टिमाइज़ किया तो अगला किसान भी करेगा, वो हमारे बराबर आके खड़ा हो जाएगा। तो वो उसको रेगुलेशन का पार्ट ही नहीं बनने देते, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पार्ट ही नहीं बनने देते उस ग्रोथ को या उस इनोवेशन को। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ा मसला है जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट वेरी होपफुल कि बहुत जल्दी चेंज होगा। अच्छा, माना जाता है कि कारोबार के अंदर 2 या 3 किस्म के लोग आते हैं। वो लोग जिनका या तो फैमिली में बिजनेस बैकग्राउंड होता है, या वो लोग जो ऐवानों में हैं, या वो लोग जो ऐवान चलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने मेंशन किया कि ऐवानों के अंदर बैठे लोग हैं वो पॉलिसी नहीं बनने देते। तो आप आए इसके अंदर, आपने एक चीज़ चेंज करी। डू यू थिंक कि अगर ये लोग पॉलिसीज़ आगे भी नहीं बनने देंगे तो हम जैसे लोग, सैलरी क्लास लोग आएंगे, सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, कि जनरल मार्केट कभी ग्रो नहीं कर सकेगी? देखें, मैं इस बात को नहीं मानता। माइंडसेट शिफ्ट होने की ज़रूरत है हमारे सैलरी क्लास या मिडिल क्लास लोगों में, जिसका मैं भी पार्ट हूँ। माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है। जब हमारा यहाँ बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो हम कहते हैं आजकल डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, शायद आजकल थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स पर्सन बनने की भी बातें हो रही हों कुछ घरों में। कभी एंटरप्रेन्योर बनने की बातें नहीं होती। वो कहते हैं यार तुम कैपिटल कहाँ से लाओगे,
पैसा कहाँ से आएगा. But I think entrepreneurship is much more than only money. Money is a big problem. It's 70% of the problem. But अगले 30% आपका will भी है, आपकी willingness भी है. I think encourage करना चाहिए. ये system टूट जाएगा, या ये जो chain है, या ये जो how to say एक circular debt for lack of a better word है, ये टूट जाएगा. जब जैसे ही masses इसकी तरफ आएंगे तो ये टूटेगा. जब तक masses नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ नहीं change होगी. ओके, आप बिलीव रखते हैं कि अगर लोगों का माइंड सेट चेंज होगा और मासेस तरफ आएंगे तो ये बिलीव टूट जाएगा. Yes. जो पार्ट गवर्नमेंट ने अदा कर, जैसे कि यूएस इकनॉमी की बात कर लेते हैं. यूएस को कहा जाता है इट इज़ लैंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट. तो अगर यूएस के अंदर बिजनेस की नहीं है, पैसे हासिल करना आसान है, लिक्विडिटी हासिल करना आसान है, फाइनेंसिंग हासिल करना आसान है, राइट. ऑन दी अदर हैंड आप चाइना के अंदर जाके रहें, कहा जाता है कि चाइना के अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उन्होंने बहुत मिनिमाइज़ कर दी, जिसकी वजह से वहाँ नए बिजनेस ग्रो करते हैं. ऑन दी अदर हैंड जब आप पाकिस्तान में आते हैं तो आप देखते हैं कि इस किस्म की पॉलिसीज़ बनाने का अख्तियार उन लोगों के हाथों में, जैसे आपने मेंशन किया, दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. Yeah, they are not, but then how to say, you can dwell on this के यार कॉटन कितना मुश्किल है, हम ग्रो नहीं कर सकते, हम ग्रो करना चाहते भी हैं तो. लेकिन यार आप टी शर्ट बेच सकते हो. आपको टी शर्ट बेचने से कोई रेगुलेटर नहीं रोकता. आप बेचो, आप इनोवेट करो, आप कुछ भी करो, प्रिंट करके यूएई बेचो. तो दे आर लाइक माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है. इफ़ यू कीप क्राइंग ऑन कि यार ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, यहाँ पे मुझे रेगुलेटर नहीं करने दे रहा या कुछ नहीं करने दे रहा, आप कभी भी कुछ और नहीं कर सकोगे. जो कर सकते हो वो करो, चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, आप अगली चीज़ें कर जाओगे. दिस इज़ माई माइंड सेट. अच्छा, पाकिस्तान के बिजनेस लैंडस्केप में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आपको लगती हैं जो हो सकती हैं अभी? आई थिंक ईज़ ऑफ कैपिटल एक्सेस होना चाहिए. अगर आपके पास ऑर्डर्स है या आपके पास काम है तो उसकी फुलफिलमेंट के लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल किसी भी लेवल पे, बी इट गवर्नमेंट, बी इट पॉलिटिकल सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, बी इट अ बैंक, बी इट इवन बिजनेस पीपल, लाइक जो स्टैब्लिश बिजनेस पीपल हैं, उसका एक्सेस होना चाहिए. दैट विल इम्प्रूव इट सब्सटैंशियली. और दूसरा ये कि थोड़ी एजुकेशन भी होनी चाहिए ग्रास रूट लेवल पे, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, उसको भी होना चाहिए. आई एम ऑल्सो अ बिग एडवोकेट ऑफ दैट. आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी HSC ने बेसिकली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर्स में एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ सब्जेक्ट वो किया है, मैंडेटरी किया है. आई थिंक ये और छोटी क्लासों में होना चाहिए, क्लास 6, 7, 8 से पढ़ाना चाहिए. देयर इज़ नो हार्म इन दैट. ओके, सबसे बड़ी चीज़ गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए क्या कर सकती है? फ्रैंकली स्पीकिंग, गवर्नमेंट एजुकेट कर सकती है, माहौल बना सकती है. ये चीज़ इंडिविजुअल से या फैमिली से या माइंडसेट से या स्कूल से आएगी इनेबल करने के लिए. उस लेवल पे, स्टार्टअप या कॉटेज इंडस्ट्री लेवल पे, गवर्नमेंट इस तरह के फॉरम्स, जिस तरह से शार्क टैंक है, इस तरह के और फॉरम्स को इनक्रेज कर सकती है पाकिस्तान में आने के लिए, ताकि ये चीज़ एजुकेशन भी होगी और कैपिटल एक्सेस भी आसान होगा. इस तरह के काम कर सकती है मैक्रो लेवल्स पे. बट आई थिंक इट्स अ स्लो प्रोसेस. देयर इज़ नो मैजिक वॉन्ड कि आप फैलाएं और मतलब वॉन्ट करें और चेंज हो जाए. आई डोंट रियली थिंक ऐसा होगा. अच्छा, क्या पाकिस्तान शार्क टैंक एक स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है? नहीं, आई डोंट थिंक सो. क्योंकि जब हम गए थे तो हमसे किसी ने नहीं पूछा था आप क्या बोलने वाले हैं. एंड आप लोगों ने 10 मिनट की पिच देखी है. आई थिंक हमें 55 मिनट्स उन्होंने सही से ग्रिल किया था. मतलब हमारी ठीक ठाक उन्होंने हमसे क्वेश्चंस किए थे. उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट जो है वो थ्रू हुई थी. इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पिच. इट वॉज़ लाइक अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट इंटरव्यू सेशन, आप समझ लें. एक और बिलीव है शार्क टैंक के बारे में, वो ये है कि शार्क टैंक यूजुअली उस बिज़नेस को प्रेफर कर रहे हैं जिसके उनको क्लियर होता है कि इट इज़ इन प्रॉफिट और इसकी लिक्विडिटी भी क्लियर है, सही है. वो उन स्टार्टअप्स को एम्पावर नहीं कर रहे हैं जो जस्ट एन आइडिया है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं लिक्विडिटी के लिए. देखें, फिर आपको फोरम्स आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होनी चाहिए. शार्क टैंक ग्लोबली इज़ नॉट अ फोरम जो इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है. इसके लिए इंक्यूबेटर्स होते हैं, इसके लिए VCs होते हैं, इसके लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं. तो यू कैन नॉट हाउ टू से कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस. आप अगर शार्क टैंक US देखें या शार्क टैंक इंडिया देखें या आप ड्रैगन्स डेन इंग्लैंड देखें, तो वहाँ पे दे आर लाइक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं. तो आई डोंट थिंक शार्क टैंक आइडियाज़ में इन्वेस्ट नहीं करता. बट आई डू थिंक इट्स नॉट द राइट प्लेटफॉर्म आइडियाज़ पिच करने के लिए. ठीक है, सही है. अच्छा, ये शार्क टैंक जो शार्क्स हैं शार्क टैंक के अंदर, क्या आपको लगता है कि ये उन बिजनेस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं जिनसे इनके कोई पर्सनल कनेक्शंस हैं? No, not really. We didn't know Usman Bashir, and thank you, Unkai, once again. I forgot to mention that in this podcast, but we didn't know him at all.
इट वॉज कम्प्लीटली ऑन मेरिट. आई डोंट थिंक कनेक्शंस का कोई काम है. अच्छा, आपको लगता है जो पाकिस्तान शार्क टैंक का प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के अंदर इकोसिस्टम की बुनियाद रख रहा है? इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, बट अल्लाह करे उम्मीद तो यही है. यस, बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु आर प्राइम टाइम टीवी छोड़ के शार्क टैंक देख रहे हैं. इट्स अ वेरी बोल्ड मूव टू इंट्रोड्यूस इट एट 9 PM मेन स्लॉट पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. इट्स अ वेरी बोल्ड मूव एंड आई रियली होप दैट इट डस, बिकॉज गॉड नोज कि हम टीवी पे सारा एंटरटेनमेंट ही होती है, चले एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ अ बेटर वर्ड. ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि शार्क टैंक के अंदर क्या क्या चीज़ें जो आपको लगती हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं? देखें, पहला साल था, आई एम श्योर शॉर्ट कमिंग्स होंगी और आई एम श्योर उसको एड्रेस भी कर देंगे. बट जो लोग इसको यहाँ पे लेके आए हैं, उस्मान मलिक साहब जो शो रनर हैं, और जो आइडिया है और ये सोनी से ये फ्रेंचाइज लेना, क्योंकि वो एशिया के सोनी एंटरटेनमेंट एशिया में शार्क टैंक का फ्रेंचाइज ओन करता है, पाकिस्तान में लाना, उसको इंट्रोड्यूस करना, आई थिंक इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप, इट्स अ वेरी गुड स्टेप. तो कुडूस टू हिम, उन्होंने ये काम किया है. इम्प्रूवमेंट तो देखें फीडबैक से ही होती है. वंस दिस सीजन इज़ ओवर, जो फीडबैक आएगा तो आई एम श्योर दे विल इम्प्रूव, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक इट्स सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट दे हैव डन. अच्छा, ये सेम आइडिया जो पाकिस्तान शार्क टैंक का है जिसके अंदर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को पावर करते हुए देखते हैं, जैसे कि आपने माइंडसेट की बात करी, जाहिर सी बात है जब लोगों को पता लगेगा कि लोगों के बिजनेस आइडियाज़ हैं, लोग फंडिंग रेज करते हैं, ब्ला ब्ला एंड सो ऑन, तो इसी किस्म के कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएट हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं. मैं तो समझता हूँ यूनिवर्सिटी लेवल में होने चाहिए. जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के में आप बच्चों को जॉब्स के लिए पिक करते हैं, उसी तरीके से आप बच्चों को इंक्यूबेटर्स के लिए पिक कर सकते हैं, और करना चाहिए. अच्छा, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव ले सकती है जिससे आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पावर हो? देखें, फिर ये पूरे वैल्यू चेन का साइकिल हमें डिस्कस करना पड़ेगा. या तो देखें, एक्सपोर्ट दो तरह से होती है, या तो इंडस्ट्रियल एम्पावरमेंट हो, जो कि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है फ़िलहाल विद द एनर्जी कॉस्ट एंड एवरीथिंग, या नेचुरल वो हो. तो वो तो पूरा वैल्यू चेन का हिस्सा बनना पड़ेगा. माइक्रो लेवल पे आप शायद फाइनेंसिंग आसान कर सकते हैं छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए, वो काम आ सकती है. बट आई एम ऑफ द व्यू के एक्सपोर्ट की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर स्टिल easier than imports की regulatory requirements, and it's much more hassle free than imports. So I don't have many complaints about that, to be honest. अच्छा, एज एन एंटरप्रेन्योर आपको क्या लगता है गवर्नमेंट क्या क्या मेन कदम उठा सकती है इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने के लिए? गवर्नमेंट अपने जो रेगुलेटरी इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, फ्रेमवर्क के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बेहतर एजुकेट कर सकती है, उनको बेहतर ट्रेन कर सकती है, उनको सर्विस ओरिएंटेड बना सकती है. एक बड़ी छोटी सी मिसाल है कि हम यहाँ पे, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूँगा बट आप समझ जाएंगे. हम यहाँ से पे पुलिस वाले से कुछ पूछने से डरते हैं, क्योंकि वो एक इमेज पुलिस वाले का ऐसा बना हुआ है. आप पूरी दुनिया में पुलिस पर्सन इज़ योर फ्रेंड, ही वुड हेल्प यू, और वो सारी चीज़ें करेंगे. तो रेगुलेटर शुड बी योर फ्रेंड, ही शुड नॉट बी समवन दैट यू आप देखोगे यार ये मेरा दुश्मन आ रहा है. तो ये वही वाली बात है, पूरा पैराडाइम शिफ्ट होना है. ये शिफ्ट होगा तो फिर आसानियाँ होंगी इसमें. सही। अच्छा, 75% जो स्टार्टअप ऑनर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो फेल हो जाते हैं. यूजुअली सिर्फ 25% जो है वो सक्सेसफुल हो पाते हैं. तो व्हाट मेक्स यू यूनिक जॉब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से शामिल हो पाए? फॉर लैक ऑफ अ बेटर वे, बहुत ढीठ हूँ. मतलब चोटे खा खा के उठ कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट चले, ये कह लें. आपने अच्छा लफ्ज़ चूज़ किया. तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, आपको सुननी पड़ती है, आपको आई हैव सीन टाइम्स जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कल सुबह उठ के क्या करूँगा. तो आई हैव सीन डिफ़िकल्ट टाइम्स, बट आई हैव जस्ट फोर्स्ड माई सेल्फ थ्रू इट. तो ये करना पड़ेगा. आई थिंक दिस इज़ द मेन थिंग. और दूसरा, मैं एक चीज़ और भी समझता हूँ कि आई हैव ऑलवेज हैव अल्हम्दुलिल्लाह गुड गाइडेंस. तारिक भाई फॉर एग्जांपल, एक मेरे कज़न है, ही हैज़ ऑलवेज हेल्प मी इन दीज टाइम्स. अब आई हैव ऑलवेज टॉक टू हिम फॉर कि यार मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ तारिक भाई, यू नो व्हाट टू डू एंड समथिंग लाइक दिस. तो आई थिंक वो इंकरेजमेंट की भी पीछे से ज़रूरत होती है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी वजह 75% फेलियर रेट की ये भी है कि वैसे ही बिज़नेस का आइडिया इंडोर्स नहीं होता है फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में. तो जब फेल होता है, जब मुसीबत आती है, कहते हैं हमने तो मना किया था, क्यों कर रहे हो, छोड़ दो, जॉब कर लो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ. तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी वजह है. वही वाली बात है जो मैं शुरू से बात कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट की, कि माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है. माइंडसेट चेंज होगा तो फिर चीज़ें बेहतर होंगी. आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है सराफ के लिए? हम चाहते हैं सराफ को कमोडिटी सोर्सिंग का जाइंट इन दिस रीजन,
और हम चाहते हैं कि जो हम टेक इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो हम उसका जो डाटा का एंगल है उसको और एक्सप्लोर कर सकें, और कमोडिटी सोर्सिंग के लिए हम चाहते हैं कि हम सराफ कैन गेट एज बिग एज पॉसिबल हम्म। इंशाल्लाह। अच्छा, सराफ पाकिस्तान के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या एडिशन कर सकेगी? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सराफ अभी तक कोई भी स्टार्टअप सेंट्रल एशिया के उसको नहीं टारगेट कर रहा है, या अफगानिस्तान की इंपोर्ट्स को या उसकी रिसोर्सेज को टारगेट नहीं कर रहा है, नॉट दैट आई नो ऑफ फ्रैंकली स्पीकिंग। तो साफ उस लैंडस्केप में काफ़ी डिस्ट्रप्शन लाएगी, मैं समझता हूँ, सही। काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को आप नेक्स्ट डेके में कैसे देखते हैं? अगर पाकिस्तान ने अपने एनर्जी के मसले सॉल्व नहीं किए तो मैं एक बहुत ही अबिस्मल और बहुत ही ख़राब सिचुएशन देखता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना से हमारे टेक्सटाइल्स को फॉर एग्जांपल compete करना बहुत मुश्किल है। तो अगर हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया दैन वील बी इन अ लॉट ऑफ बॉदर वेरी सून। चलें, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू बहुत फॉर शुक्रिया हैविंग मी। आपके आने का। और आई बिलीव मुझे आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई बिलीव हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत सीखने को मिला हो। होपफुली आई वाज एबल टू कम्युनिकेट वेल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। चलें, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, थैंक ओके, यू। थैंक यू।